एवरीवन, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फीटर इंस्ट्रक्टर उमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा ITI कर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 11 एंड 12 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13 की, जिसमें चीज़ल के एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसीलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ग्रीक वर्ण चिन्ह, ग्रीक लेटर सिंबल का प्रयोग छेनी के विभिन्न कोणों के लिए किया जाता है। चिन्ह गामा छेनी के किस कोण को दर्शाता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले ग्रीक लेटर सिंबल की बात करते हैं। तो ग्रीक लेटर सिंबल क्या होते हैं? अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये ग्रीक लेटर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि जो गामा जो है, यानी कि ये जो भाग दिया हुआ है, ये किस भाग को दर्शा रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो भाग होता है ये किस भाग को दर्शा रहा है, कौन से कोण को दर्शा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है रेख कोण, वेज कोण। यहाँ पर आपको पेज दिख रहा होगा, ये दरअसल वेज कहलाता है, WEDGE, वेज कोण, यानी कि पच्चड़ कोण जो जैसे कहते हैं हम, वो कहलाता है। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है वह है कटिंग एंगल, यानी कि कर्तन कोण। और डी जो पूछा गया है वह है निकासी कोण। निकासी कोण को क्लियरेंस एंगल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें इस कोण का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम इस कोण की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, यहाँ पर बनता है रेक एंगल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है और जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम बीटा की अगर हम बात करें, तो बीटा क्या होता है? चीज़ल का पॉइंट एंगल कहलाता है। चीज़ल का पॉइंट एंगल होता है, ये जो भाग है बीटा पॉइंट एंगल। और यहाँ पर जो अल्फ़ा वाला जो भाग होता है, ये क्लियरेंस एंगल कहलाता है, जिसे हम अवकाश कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, इसके कोणों के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। और ये जो भाग होता है इस तरह से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा इसका इंक्लाइंड एंगल होता है, यानी कि छेनी का जितना झुकाव कोण होगा उसे इंक्लाइंड एंगल कहते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट, चीज़ल के कोणों के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मृदु इस्पात को चिपिंग करने के लिए छेनी का कटिंग कोण होता है। मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में जो हमारे चैनल का नाम है उसके अकॉर्डिंग हमने जो चैनल क्रिएट किया था उसमें सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है इससे रिलेटेड, परंतु यहाँ पर ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, सी 55 डिग्री एंड डी दिया है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट, जो मृदु इस्पात होता है उसको चिपिंग करने के लिए छेनी का जो कटिंग एंगल जो रखा जाता है वह होता है 55 डिग्री। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि ऊंचा, सॉरी स्टूडेंट, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऊ ढा ऊंचा ढाल मृदु पिता यम। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसके एंगल को याद रख सकते हैं। तो ऊंचा का मीनिंग होता है उच्च कार्बन इस्पात। ऊंचा को हम लेते हैं उच्च कार्बन इस्पात, जिसका एंगल रखते हैं हम 65 डिग्री। और ढाल मीन्स होता है ढलवा लोहा, इसका एंगल होता है 60 डिग्री। मृदु इस्पात 55 डिग्री। पीता मीन्स होता है पीतल, तो इसका एंगल रखते हैं हम 45 डिग्री। एंड जो एल्यूमिनियम जो होता है
इसके लिए हम इसका एंगल चुनते हैं 30 डिग्री के लगभग। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 55 डिग्री, जो कि मृदु इस्पात के लिए जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, धातु की चिपिंग करते हुए उसके झुकाव कोण का सतह पर बहुत असर पड़ता है। यहाँ पर चीजल के झुकाव कोण की बात की गई है, तो तांबे के लिए सबसे उपयुक्त झुकाव कोण क्या होगा? तो स्टूडेंट, जो तांबा होता है वह दूसरे मटेरियल की अपेक्षा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो झुकाव कोण भी हम किस कंडीशन में रखते हैं, मटेरियल के आधार पर। जितना ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा उतना झुकाव कोण क्या होगा, कम होगा, और जितना सॉफ्ट मटेरियल होता है झुकाव कोण अधिक रखा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि तांबे में यदि चिपिंग करना है तो उसके लिए चीजल का जो चिपिंग एंगल होगा, जो इंक्लाइंड एंगल होगा वह कितना होगा, तो वह होता है 29.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिना उत्तलता की छेनी का प्रयोग करने से जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छेनी का जो पॉइंट होता है, इस तरह से कटिंग पॉइंट जो बना होता है स्टूडेंट, तो ये जो भाग होता है ये हल्का सा क्या होता है, उत्तल रखा जाता है। ये वो क्यों रखा जाता है? सतह पर निम्न स्तर की फिनिश, जॉब के किनारों पर छेनी द्वारा कटिंग, छेनी जॉब की सतह से फिसलेगी, या डी, धातु को कार्य की सतह से हटाया नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो बी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, जॉब के किनारों पर छेनी द्वारा कटिंग, उससे हम बच सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि एक सख्त धातु की अगर कम कटिंग कोण द्वारा चिपिंग की जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई धातु है उसमें यदि कटिंग कोण कम रखा जाएगा तो चिपिंग कोण पर क्या प्रभाव आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है छेनी धातु में फंसेगी, बी है टूटने की संभावना अधिक होगी, सी छेनी के कटिंग पॉइंट का धातु में प्रवेश मुश्किल होगा, और डी छेनी को कार्य में लेने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट, यदि धातु कोई हार्ड धातु है उसमें यदि कटिंग कोण कम होगा तो क्या होगा, टूटने की संभावना क्या होती है, उस धातु की अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, छेनी धातु में प्रवेश करेगी जब क्या होगा, छेनी किस कंडीशन में धातु में प्रवेश करेगी, रेक कोण अधिक होगा, क्लियरेंस एंगल बहुत कम होगा, इंक्लाइंड एंगल अधिक होगा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है झुकाव कोण अधिक होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि चीजल जो होता है धातु में कब प्रवेश करती है, जब झुकाव कोण उसका अधिक रखा जाता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, हथौड़े के द्वारा चोट मारते समय यह संभव है कि हथौड़ा हत्थे से निकलकर दूर जा गिरे, इसे कैसे रोका जा सकता है? यानी कि हमें हैंडल को रोकना है हथौड़े से निकलने से, तो ऑब्वियसली उसमें हम क्या करते हैं, हत्थे में वेज डाल देते हैं। बाकी दूसरे कारण हम देख लेते हैं, हथौड़े को दोनों हाथों से पकड़कर, हथौड़ा चलाने की गति को कम करके, या हथौड़े के हत्थे को हेड के नज़दीक से पकड़कर। अब यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, एक क्वेश्चन ये इससे निकलता है कि हथौड़े के हत्थे को हेड के नज़दीक से पकड़कर पकड़ने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं चोकिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? चोकिंग कहेंगे। इसका एक हमें यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, परंतु यहाँ पर जो दिया हुआ है कि हथौड़ा हत्थे से निकलकर इसे कैसे रोका जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हत्थे में वेज डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर
8, एक डायमंड पॉइंट छैनी का प्रयोग होता है। एक जो डायमंड पॉइंट चीजल है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सुराख को बड़ा करने, कीवेस काटने के लिए, पतली चादरों को काटने के लिए, या किनारों से धातु को हटाने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट डायमंड पॉइंट जो चीजल होता है उसका जो पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है और बहुत ज़्यादा सकरा भी होता है। तो उसका प्रयोग हम करते हैं जैसे कोई जॉब होता है इस तरह से, तो इस जगह की या कॉर्नर की धातु को हटाने के लिए, कॉर्नर की धातु को हटाने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है इसमें, जो कि एक्सरसाइज नंबर 14। इसमें टूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो कि अधिकांश इस प्रकार के जो टूल होते हैं वह लेथ मशीन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टूल का जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि टूल काफ़ी लंबे समय तक किस कंडीशन में चलाया जा सकता है? स्पिंडल की गति, मशीन की स्थिति, कट और फीड की गहराई पर, या डी ऑप्शन दिया है कटिंग टूल के किनारे की स्थिति पर। तो टूल का जो जीवन होता है वह होता है कटिंग टूल के किनारे की स्थिति पर होता है, ताकि वह काफ़ी लंबे समय तक चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, चित्र में दिखाए, क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दिखाए एक्स कोण का नाम बताइए। यहाँ पर इस एक्स कोण का नाम बताना है। तो ये कौन सा कोण होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नूस कोण है, रेख कोण, वेज कोण और निकासी कोण। तो स्टूडेंट यहाँ सारे जो कोण दिए हुए हैं ये प्रकार है इसके, कि नोज कोण भी होता है, रेख कोण भी होता है, वेज एंगल भी होता है और क्लियरेंस एंगल भी होता है। क्लियरेंस एंगल को अवकाश कोण या निकासी कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का जो कोण जो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं वेज कोण, जिसका हिंदी में होता है पच्चड़ कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए एक्स कोण का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है ये बाहर के साइड में दिया हुआ है, जहाँ पर अधिकांश कौन सा कोण बनता है? बाहर की तरफ में रेख कोण बनता है। तो इसका जो ऊपरी भाग होगा यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? रेख कोण, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए एक्स कोण का नाम बताइए। अब यहाँ पर इस वाले भाग में एक कोण दिख रहा है, जो कि पिछले हिस्से में जो कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? क्लियरेंस एंगल कहते हैं, जिसे यहाँ पर निकासी कोण कहा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, जो कि निकासी कोण है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, निकासी कोण रखने का क्या उद्देश्य होता है? निकासी कोण मतलब अवकाश या क्लियरेंस कोण रखने का क्या उद्देश्य होता है? रगड़ के साथ चलने से बचाव, अच्छी सतह फिनिश, कटिंग को प्रभावित करने के लिए, या चिप का बहाव कार्य से दूर रखने के लिए। तो स्टूडेंट क्लियरेंस का मीनिंग यही होता है अवकाश, एक तरह का गैप प्रदान करना। तो जब टूल और जॉब के बीच में गैप होगा तो क्या होगा? वह रगड़ से बचाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, जो कि रगड़ के साथ चलने से बचाव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि अधिक निकासी कोण से, यानी यदि आपने बहुत ज़्यादा क्लियरेंस एंगल दिया है तो कितना क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? चट्टर की आवाज़ का कारण जो चिटचिटाहट की जो आवाज़ बनती है उसे चट्टर कहा गया है। बी, अच्छी ताकत मिलेगी। सी, अच्छी सतह फिनिश प्राप्त होगी। और डी, स्पिंडल को अधिक गति पर चलाया जा सकेगा। तो यदि आपने अधिक क्लियरेंस एंगल दिया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर चिटचिटाहट या
चैटरिंग की आवाज़ आ सकती है, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि रेक एंगल रखने का क्या उद्देश्य होता है। अभी क्लियरेंस एंगल का क्वेश्चन हमने किए, अब यहाँ पर रेक एंगल दिया हुआ है कि टूल का जीवन बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, टूल जीवन को कम करने के लिए, या कटिंग फोर्स को कम करने के लिए। तो जो रेक एंगल होता है स्टूडेंट, रेक एंगल कहाँ बनता है? टूल के सामने वाले हिस्से में। तो उसका काम होता है कटिंग बल को कम करने के लिए। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है सकारात्मक रेक कोण, यानी कि पॉजिटिव रेक एंगल की बात हो रही है। तो पॉजिटिव रेक एंगल से क्या प्रभाव पड़ेगा? टूल का जीवन बढ़ता है, टूल का जीवन कम होता है, या टूल की ताकत बढ़ती है, या कम स्पीड में अच्छी फिनिश प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि पॉजिटिव रेक एंगल से क्या होगा? कम स्पीड में अच्छी फिनिश प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है जीरो रेक एंगल। यहाँ सारे क्वेश्चन रेक एंगल से पूछे जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने रेक एंगल का क्वेश्चन देखे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में पॉजिटिव रेक एंगल। अब यहाँ पर जीरो रेक एंगल की बात हो रही, तो जीरो रेक एंगल बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अच्छी फिनिश पैदा करते हैं, बी ताकत तथा जीवन को बढ़ाने के लिए, और सी कम गति से संचालित करने के लिए, यानी कि लो मोशन में ट्रांसमिट करना है, और केवल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल पर प्रयोग करने के लिए। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे फाइल होता है या रीमर्स होते हैं, ये सब क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन बी, ताकत तथा जीवन को बढ़ाने के लिए जीरो रेक एंगल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि पीतल पर आसानी से कटिंग करने के लिए रेक एंगल रखा जाता है। पीतल धातु है, उस पर रेक एंगल कितना रखा जाता है? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 और 30 डिग्री। तो यहाँ पर पीतल के लिए जो रेक एंगल रखा जाता है वह सिर्फ रखा जाता है 0 डिग्री, जो कि राइट आंसर होगा। अब एक्सरसाइज नंबर 15 की हम बात करें स्टूडेंट, जो कि मेटल से रिलेटेड है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 15 की बात करें हम, जो कि मेटल से रिलेटेड है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तांबा होता है, कॉपर क्या होता है? यहाँ इसका स्ट्रक्चर बताना है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ग्रे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, सुनहरे पीले रंग का होता है, या विशेष लाल रंग का होता है। तो जो तांबा होता है स्टूडेंट वह किस प्रकार का होता है? तांबा जो होगा वह होता है विशेष लाल रंग का। कैसा होता है? विशेष लाल रंग का होगा, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, माइल्ड स्टील का रंग होता है, माइल्ड स्टील मीन्स मृदु इस्पात का रंग कैसा होता है? ग्रे होगा, काला होगा, सफ़ेद होगा, या चमकीला काला होता है। तो जो माइल्ड स्टील होता है उसका जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है? वह होता है चमकीला काला, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वजन निर्भर करता है, धातु का वजन किस पर निर्भर करता है? रंग पर, संरचना, गुण पर, या अपेक्षित भार पर। तो जो धातु का वजन जो होता है वह उसका जो अपेक्षित भार होगा उसके ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि धातुओं को उनकी अंदरूनी सूक्ष्म संरचना के अनुसार विभाजित किया जाता है। रॉट, आयरन तथा एल्यूमिनियम है।
यदि स्टूडेंट आप किसी भी धातु को तोड़कर या काटकर जब आप देखते हैं तो उसके अंदर उसी प्रकार की आपको संरचना दिखने मिलती है जिस प्रकार से वह अंदर से होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रॉट आयरन है और एल्यूमिनियम, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसकी जो संरचना होती है वह होती है किस प्रकार की होगी, रेशेदार संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइबर स्ट्रक्चर। इस तरह से फाइबर स्ट्रक्चर होते हैं, रेशेदार इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, रॉट आयरन एंड एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कच्चा लोहा और कांसा की स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। कच्चा लोहा यानी कि जो पिग आयरन होता है और ब्रॉन्ज, उसकी संरचना कैसी होगी, नैनो, रेशेदार, ऑटोमिक या दानेदार। तो दानेदार को हम बोलते हैं ग्रेनुलर। तो दानेदार संरचना होती है कच्चे लोहे और कांसे की। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। जो धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसी धातु क्या होती है, वह होती है लौह धातु, जिसे कि फेरस मेटल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाता है कि जो धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हम इस नहीं को ध्यान में नहीं रखते और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, फेरस मेटल आंसर चुन लेते हैं। मगर ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि जब धातु को गर्म किया जाता है तो वह पिघल जाता है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है कि जब धातु को गर्म करेगा तब वह पिघल जाता है। किस कारण से, लचीलापन, टेनासिटी, गलनीयता या चालकता। तो गलनीयता के कारण स्टूडेंट उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजिबिलिटी कहेंगे। तो गलनीयता का गुण होने के कारण वह क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि मेटल का वह कौन सा गुण होता है जिससे उसको खींचकर बिना टूटे तार बनाई जाती है। यहाँ पर उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताना है। तो यह जो दिया हुआ है लचीलापन, लचीलापन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी होता है। बी टेनासिटी, टेनासिटी को हम दृढ़ता कहते हैं। सी, यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन रिपीट किया है, मगर इस सी को हम क्या मान लेते हैं, डक्टिलिटी मान लेते हैं। क्या मानेंगे, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता, तन्यता। और डी जो होगा वह होता है मेलिएबिलिटी, जिसे हम आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, टेनासिटी भी नहीं होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसको खींचकर बिना टूटे तार बनाई जाती है। तो यह गुण होता है धातु का, ऐसा गुण क्या कहलाता है, डक्टिलिटी, या जिसे हम तन्यता। यदि यहाँ पर डक्टिलिटी दिया है तो आपको डक्टिलिटी पर ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को सभी दिशा में बिना टूटे विस्तार किया जा सकता है, यानी कि फैलाया जा सकता है। तो धातु का ऐसा गुण कौन सा होता है जिसे विभिन्न दिशाओं में फैलाया जा सकता है। तो वह गुण होता है मेलिएबिलिटी का, यानी कि आघात वर्धनीयता का। कई बार क्वेश्चन इस आंसर के अकॉर्डिंग अलग देता है कि धातु का वह गुण बताइए जिसमें धातु को शीट के रूप में फैलाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही पूछा जा रहा है कि सभी दिशा में बिना टूटे विस्तार किया जा सकता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि मेटल का वह गुण जो खरोंच या घिसावट से बचाता है या उसका विरोध करता है, तो वह क्या कहलाएगा, कठोरता। क्योंकि यदि धातु कठोर होगी तो वह ना तो खुरची जा सकती है और ना ही घिसी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है
कि धातु का वह गुण जो टूटने से पहले अपना स्थायी विरूपण यानी कि डिस्टॉर्शन नहीं करने देता, तो यह कहलाता है भंगुरता, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस, जो कि राइट आंसर है। आपको इसे याद रखना है, स्थायी विरूपण नहीं करने देता, तो यह होगा भंगुरता। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि धातु की वह क्षमता जो कि टेंसाइल बल के प्रभाव का अवरोध करती है। टेंसाइल बल यानी कि टेंसाइल फोर्स का अवरोध करेगी, वह क्या होती है, टेनासिटी, या जिसे हम दृढ़ता कहते हैं, कठोरता, हार्डनेस, सी चिमड़पन मीन्स टफनेस, और डी भंगुरता मीन्स ब्रिटलनेस। तो टेंसाइल बल के प्रभाव का अवरोध करती है, तो वह होती है, क्या होगा, टेनासिटी। टेनासिटी, यदि दृढ़ता होगी धातु में तो वह किसी भी बल, कोई भी बल लगाने पर वह खींची नहीं जा सकती, यानी कि एक टेंसाइल मीन्स होता है एक प्रकार का खिंचाव, तो अवरोध करेगी तो वह होगा टेनासिटी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि धातु का वह गुण जब उस पर बल लगाए और बल को हटाया जाए तब वह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं हम कि पहले आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, जैसे ये कोई वस्तु है, आपने ए से लेकर के बी धातु, ये खिंचाव है, ठीक है, ए से लेकर के बी तक कोई एक धातु है, और बी से आपने सी तक क्या लगाया, एक बल लगाया। यहाँ बी से लेकर के सी तक आपने एक बल लगाया, तो बल लगाने पर वह बी से लेकर सी तक तो आ रही है, इस प्रकार से खिंचा रही है, परंतु क्या हो रहा है कि वह पुनः छोड़ने पर क्या करता है, वह पुनः बी तक आकर के रुक जाती है। तो धातु का ये जो गुण कहलाता है, ये जो गुण होता है, इसे हम कहते हैं लचीलापन। क्या कहेंगे, लचीलापन कहलाता है, जिसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की, जिसमें माइक्रोमीटर्स होंगे और वर्नियर कैलिपर्स होंगे। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।